नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। गृहमंत्री अमित शाह का यूपी चुनाव को लेकर मेगा प्लान तैयार है। अमित शाह 10 दिन में 7 बार यूपी आएंगे। शाह के ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। उसके बाद अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में रोड शो होगा। रोड शो के दौरान अयोध्या में शाह रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा 21 जनसभाएं भी करेंगे, जिसके जरिए 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच मंगलवार को राज्यसभा में चुनाव सुधार से जुड़े संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा में सोमवार को ही ये बिल पास हो गया था। हम जेन्युइन वोटर हैं, तो मैं क्यों विरोध करूं इस बिल का? इस बिल का विरोध तो वही करेंगे जो फेक वोटर का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं, वही अपोज करेंगे। वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा है, जिसमें वोटर आईडी और आधार के लिंक होने के नुकसान गिनाए। ये आम जनता का पेगासस है, जहां पर आपके सारे अकाउंट सर्वेलेंस होगी। आधार से आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, क्योंकि मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होता है। सब कुछ सर्वेल किया जाएगा। अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, शायद आपको डिसइनफ्रेंचाइज भी कर दें। इस तरीके की अनचेक्ड पावर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और देशवासियों के लिए। मैं मानती हूँ जासूसी से बड़ा हर देशवासी के घर में ये लोग घुसने का काम कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। 2 वेबसाइटों के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई है। बैन किए गए यूट्यूब चैनल में भारतीय आर्मी, तालिबान, न्यू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोदी इम्पोज इमरजेंसी, द नेक्स्ट ट्रुथ, जुनेदी अली ऑफिशियल, मियां इमरान द पंच शामिल हैं। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है। मॉब लिंचिंग को लेकर अब ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। इन घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। इस ट्वीट को राहुल गांधी ने थैंक यू मोदी जी हैशटैग लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से आईटी टीम के प्रभारी अमित मालविया ने पलटवार किया। उन्होंने राजीव गांधी के उस बयान को ट्वीट किया, जिस बयान को उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। यूपी चुनाव में धर्म के सहारे चल रही सियासत के बीच समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगाई गई इस मूर्ति का उद्घाटन जल्द ही अखिलेश यादव करेंगे। मूर्ति के साथ करीब 68 फीट का फरसा भी अलग से लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की कवायद ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस दौरान एक और जहां योगी सरकार ने इस भव्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराकर जहां पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात दी है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सूबे की सत्ताधारी योगी सरकार से नाराज ब्राह्मणों को खुश करने के लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक किनारे एक भव्य भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया है। आप देख सकते हैं कि यह वही भव्य भगवान परशुराम का मंदिर है जिसे सुल्तानपुर के लम्हुआ से विधायक रहे संतोष पांडे ने बनवाया है, और इस मंदिर में भगवान परशुराम की बेहद खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है। आप बीजेपी की जन विश्वास यात्रा लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। मथुरा से निकली जन विश्वास यात्रा आज हाथरस पहुंची, जहां लोगों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। यात्रा के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, एटा सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया समेत पार्टी के कई आला नेता मौजूद रहे। मऊ में भी लोगों ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा गाजीपुर तिराहे पर पहुंची, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महोबा में शहर के उदल चौक पर मनन चौक से गुजरने के दौरान फूलमाला और पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पूरा कोरोना काल में एक भी दिन उत्तर प्रदेश के कोई जनपद में उनके दर्शन नहीं हो पाया। एक भी
खानदान दिल्ली और लखनऊ में राज किए, शासन किए। कोरोना के समय में जब विश्व समस्या में था, देश समस्या में था, हमारी मऊ समस्या में था, पूर्वांचल समस्या में था, उनके दर्शन नहीं हो पाए। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के बाद वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने करखिया गांव में 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली का जायजा लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी को सौगात देने वाले हैं। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस बार करीब 1.5 घंटे के अपने काशी दौरे में प्रधानमंत्री ऐसी 4 बड़ी सौगात इस मंच से देंगे, जिसके लिए दौरा और इस दौरे में होने वाली ये जनसभा याद रखी जाएगी। जी हां, तीनों कृषि बिल वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और संवाद के साथ ये 4 बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देंगे। सीएम योगी की मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने एक मुस्लिम महिला का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम बहनों के सम्मान में मोदी जी योगी जी का योगदान का रंग दिखने लगा है। वीडियो में जकड़ी आधी आबादी चुपचाप कमल दबाएगी। ये वो महिला है जिसके बच्चे को पीएम ने गोद में उठाया था। सहारनपुर जिले से है और गांव से हमारा रामपुर, जहां बैंक है वहां से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। बैंक लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। जो विकलांग, बुजुर्ग, बूढ़ी महिलाएं थी, बीमार थी, वो आने जाने में दिक्कत करती थी और इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता था बैंक में। लेकिन अब उनका काम गांव में ही हो जाता है। वो आते हैं यहाँ पर और गांव में ही सारा काम करवा लेते हैं। अच्छा, मोदी जी ने आपकी बच्ची को भी खिलाया, इसको भी खिलाया और आशीर्वाद दिया अपना। पीएम ने राशन प्लान, महिला वर्कर्स और सखी योजना की लाभार्थी महिलाओं से सीधा संवाद भी किया, जिस पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज जो वो हमसे पूछे कि कैसे आप लोग काम करती हैं, अगर ऐसे इतने ट्रांजैक्शन की हैं तो कैसे जाके की हैं, तो हम लोग घर घर जाके ट्रांजैक्शन करते हैं। पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस कार्यक्रम में यूपी के सभी जिलों से महिलाएं पहुंची थीं। समारोह में पीएम ने 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में करीब 10 अरब रुपए का फंड ट्रांसफर किया। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने 202 टेक होम राशन केंद्र की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम बच्चों को दुलार भी करते दिखाई दिए। वहीं अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और यूपी में जो विकास के काम हुए हैं उसे आज पूरा देश देख रहा है। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आधी आबादी जिस अधिकार को पाने के लिए आजादी के बाद से इंतजार कर रही थी, वो अधिकार 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी जी ने दिलाया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर दिख रहा है, गरीबों को अपना घर मिल रहा है, भ्रूण हत्या खत्म हुई है। देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी ने महिला सम्मान कार्यक्रम को लेकर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कैंपेन महिला हूँ लड़ सकती हूँ की वजह से पीएम आज महिला सम्मेलन कर रही है। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब
जाग चुकी हैं। मिस्टेक तो ये है कि 5 सालों में जब से यहाँ यूपी में भाजपा की सरकार है, पहली बार एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें सिर्फ महिलाएं आई हैं। तो पहली टेक तो यही है कि देखिए, अभी तो शुरुआत है। हमने तो महिला शक्ति को अभी थोड़ा थोड़ा हमने जगाया है। हमने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, तो पहचान रहे हैं कि महिलाओं में शक्ति क्या है। अब महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मेरी बहनें, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कि आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आज प्रधानमंत्री आपके सामने आकर झुक रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकती आप। मुजफ्फरनगर पुलिस अब स्मार्ट बनने जा रही है, जिसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव लगातार अपनी पुलिसिंग को हर वो सुविधा मुहैया करवाने की जुगत में लगे हुए हैं जो उनकी पुलिस को अव्वल बना सके। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब पुलिसिंग की व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे आम लोगों को बिना थाने जाए ही कंप्यूटर और मोबाइल से पूरी जानकारी मिल सके। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिसिंग की व्यवस्था को बेटर किया जाए। स्मार्ट पुलिसिंग पे इस समय भारत में सभी जगहों पे जोर दिया जा रहा है। तो उसी स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत आज मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में एंटर कर रही है फायर के साथ, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी यूज़ केसेस हैं जिसको स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक